नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, हम JKPSC 10+2 के जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के पॉलिटिकल साइंस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस तक कवर कर लिए थे। आज हम आगे के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, पर उससे पहले अगर आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे CUET PG और UGC नेट कोर्स को बाय कर सकते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एंड प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और इन्हीं में से अगर आप भोबेश 10 कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो ऐसे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, द लीग ऑफ नेशंस फॉर्मुलेशन एम्ड एट द रिडक्शन ऑफ आर्म्स विद द असिस्टेंस ऑफ, मतलब कि जो लीग ऑफ नेशंस थे, लीग ऑफ नेशंस के कौन से ऑर्गन आर्म्स रिडक्शन और डिसआर्मामेंट से डील करता था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, काउंसिल। जो काउंसिल था लीग ऑफ नेशंस के, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था डिसआर्मामेंट एफर्ट में। ओके, डिसआर्मामेंट का मतलब समझते हो, मिलिट्री वेपन्स को कम करना और मिलिट्री को कम करना, इसको कहते हैं डिसआर्मामेंट, है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस 1922 अटेंड बाय द थ्री ग्रेट पावर्स, ग्रेट ब्रिटेन, USA एंड जापान, प्रोपोज्ड फॉर, मतलब कि जो वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस हुआ था 1922 में, वहां पर तीन ग्रेट पावर्स, ग्रेट ब्रिटेन, USA एंड जापान पार्टिसिपेट किया था। किस लिए, वो किसकी बात किया था, क्या प्रपोज किए थे वो लोग? जनरल डिसआर्मामेंट की बात किए थे, या फिर ओवरऑल रिडक्शन ऑफ आर्मामेंट्स की बात किए थे, या फिर लिमिटिंग ऑफ नावल आर्मामेंट्स की बात किए थे, या फिर न्यूक्लियर वेपन्स की बात किए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लिमिटिंग ऑफ नावल आर्मामेंट्स। तो देखिए, जो वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस था ना, इसको हम वाशिंगटन नावल कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं, और इसमें कहा गया था कि नावल जो आर्मामेंट्स है उसको कम किया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द ट्रीटी फॉर द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स वाज साइंड इन द ईयर। तो देखिए, एनपीटी के बाद हो रहा है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि साइन किया गया था कब? 1968 में, और लागू हुआ था बाद में, है ना, 1970 में। तो 1968 में क्या हुआ, एनपीटी और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन हुआ था, एंड 1970 में, यहाँ पर 1970 में केम इनटू फोर्स हुआ था। और एनपीटी किसकी बात करता है? एनपीटी न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोलिफरेशन को रोकने की बात करता है, ताकि न्यूक्लियर वेपन्स आगे डेवलप ना हो, है ना। तो एनपीटी, तो यहाँ पर एक बात याद रखना, जो एनपीटी है ना, एनपीटी इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया भी साइन नहीं किया है एनपीटी को, पाकिस्तान भी साइन नहीं किया है, इजराइल भी साइन नहीं किया है एनपीटी को, इसको याद रखना। और एनपीटी क्या कहता है? एनपीटी कब आया? 1970 में, मतलब केम इनटू फोर्स हुआ ना 1970 में। उसके पहले 1970s के पहले 5 स्टेट्स, है ना, 5 स्टेट, USA, UK, उसके बाद रशिया, फ्रांस एंड चाइना, ये जो 5 स्टेट है, USA, UK, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, इन स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। तो इसलिए एनपीटी इन 5 स्टेट्स को न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट्स मानते थे, बाकी किसी भी स्टेट्स को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की अनुमति नहीं देता था। तो इसलिए इंडिया साइन नहीं किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द UN डिसआर्मामेंट डिकेड 1 वाज डिक्लेयर्ड इन, मतलब कि जो UN डिसआर्मामेंट डिकेड है, फर्स्ट डिकेड ऑफ UN डिसआर्मामेंट, तो कौन से 10 ईयर्स को UN डिसआर्मामेंट डिकेड डिक्लेयर किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1970 to 80। ये जो 10 ईयर था, ये जो 10 साल था, इसको डिकेड, UN डिसआर्मामेंट डिकेड कहा गया फर्स्ट। और क्यों कहा गया ऐसा आपको पता ही होगा, अभी डिस्कस किया कि 1970 में क्या हुआ। 1970 में आया एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, है ना। तो उसके बाद डिसआर्मामेंट शुरू हुआ और धीरे धीरे बढ़ता गया, और इसलिए फर्स्ट टाइम
ये जो 1970 के बाद ये जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, तो इसलिए इसको फर्स्ट डिकेड कहा गया है ना। नेक्स्ट देखते हैं, एटम्स फॉर पीस प्लान फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फॉर पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी वाज प्रपोज्ड बाय, मतलब कि जो एटम्स फॉर पीस ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्लान है, किस लिए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट फॉर पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो एटॉमिक एनर्जी है उसको हम पीसफुल पर्पस के लिए हम डेवलप करेंगे और पीसफुल पर्पस के लिए हम यूज करेंगे, जैसे एनर्जी के लिए है ना, और मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इस टाइप की काम के लिए यूज करेंगे है ना, और वार के लिए नहीं यूज करेंगे, कोई वेपन्स बनाने के लिए यूज नहीं करेंगे है ना। तो ये जो एटम्स फॉर पीस, इसकी बात किसने कहा है ना, वाज प्रोपोज्ड बाय, तो ये जो कहा है ये प्रेसिडेंट आइजनहावर ने कहा था। प्रेसिडेंट आइजनहावर, डुएट डी आइजनहावर, जब 1953 में एक स्पीच दिए थे यूएन जनरल असेंबली में, उस स्पीच में कहा था एटम्स फॉर पीस की बात है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट द स्टेट इज एन एक्सपेंशन ऑफ द फैमिली, मतलब कि जो स्टेट है, स्टेट क्या है, एक फैमिली का एक्सपेंशन है, जब फैमिली बढ़ जाता है तो वो एक स्टेट बन जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है, ये एरिस्टोटल ने कहा है ना। तो एरिस्टोटल जानते हो, एंशिएंट ग्रीक थिंकर से एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल क्या कहते थे, एरिस्टोटल कहते थे कि स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। कैसे नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, वो धीरे धीरे बढ़ता है नेचुरल इंस्टीट्यूशन। जैसे पहले फैमिली आया है ना, इंडिविजुअल्स मिल के फैमिली बना, और फैमिली धीरे धीरे विलेज, बहुत सारे फैमिली मिल के विलेज बना, और बहुत सारे विलेज मिल के स्टेट बना। और क्यों स्टेट बना, ताकि इंडिविजुअल अपने जो बेस्ट सेल्फ को अचीव कर पाए है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एरिस्टोटल का है, कि एरिस्टोटल कहते थे जो स्टेट है वो एक्सपेंशन ऑफ फैमिली है, फैमिली बढ़ के स्टेट बना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू, अच्छा एरिस्टोटल की एक बुक की नाम कमेंट कर देना है ना। अकॉर्डिंग टू लॉक, पीपल इन द स्टेट ऑफ नेचर had certain duties but no rights, had certain rights only, had both rights and duties, had neither rights nor duties। तो स्टेट ऑफ नेचर की बात किया गया है। स्टेट ऑफ नेचर लास्ट वीडियो में बताया था, कौन कौन थिंकर स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं, लॉक करते हैं जॉन लॉक, रूसो करते हैं जॉन जैक रूसो, एंड हॉब्स करते हैं थॉमस हॉब्स है ना। ये तीनों थिंकर स्टेट ऑफ नेचर से जुड़े हुए हैं, इसको याद रखना। और जो लोग स्टेट ऑफ नेचर की बात करे थे, स्टेट ऑफ नेचर, तो स्टेट ऑफ नेचर में क्या था, राइट्स था कि नहीं, ड्यूटीज था कि नहीं, दोनों था या फिर कोई भी नहीं था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोनों था, बोथ, हैड बोथ राइट्स एंड ड्यूटीज है ना। स्टेट ऑफ नेचर, लोग क्या कहते थे कि स्टेट ऑफ नेचर में पीपल के पास क्या था, राइट टू लाइफ था, राइट टू लिबर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी था है ना, सभी पीपल के पास ये था। अगर सभी के पास राइट टू लाइफ है, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी है, तो कोई भी किसी दूसरे के मतलब कि राइट्स, लिबर्टी, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को नहीं ले सकते, तो इसलिए ड्यूटीज भी उनको फॉलो करना होता था। तो देखिए स्टेट ऑफ नेचर क्या था, स्टेट ऑफ नेचर अगर हम सिंपली समझना चाहे तो एक ऐसी अवस्था है जहां पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं था है ना, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं था और स्टेट नहीं था सबको कंट्रोल करने के लिए। तो स्टेट ऑफ नेचर में लॉक के हिसाब से राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज बेस्ड ऑन, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड था, नेशनलिज्म पे नहीं, तब नेशनलिज्म कहाँ से आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो तब तो स्टेट ही नहीं था, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहाँ से होगा। सोशलिज्म का कंसेप्ट उस टाइम नहीं था, इंडिविजुअलिज्म पर बेस्ड था है ना, इंडिविजुअल की बात करता था स्टेट ऑफ नेचर, व्यक्ति के राइट्स, व्यक्ति के लिबर्टी एंड व्यक्ति के प्रॉपर्टी, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो हेल्ड फ्रॉम, तो रूसो कहाँ से बिलोंग करते थे, रूसो फ्रांस। ऐसे तो देखिए रूसो जेनेवा में बोर्न हुआ था, मतलब जेनेवा, रूसो वाज बोर्न इन जेनेवा, पर वो बहुत मतलब कि फ्रांस उसको हम मानते हैं क्योंकि वो मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन फ्रांस वो स्पेंड किए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक फीचर्स ऑफ मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म एक आइडियोलॉजी है, कार्ल मार्क्स ने डेवलप किया था, कार्ल मार्क्स। तो मार्क्सिज्म के जो आइडियोलॉजी थे, क्या क्या था मार्क्सिज्म के आइडियोलॉजी में? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म था, हाँ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म मार्क्सिज्म में है। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू था, हाँ थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू मार्क्सिज्म में था। थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल है, हाँ थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल भी मार्क्सिज्म में था। और मार्क्सिज्म अगर आप नहीं पढ़े हो तो थोड़ा बता देता हूँ कि मार्क्सिज्म का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है क्लास स्ट्रगल। मार्क्सिज्म क्लास स्ट्रगल की ही बात करता है और क्लास स्ट्रगल को ही बेस बनाकर वो बहुत बड़ा एक आइडियोलॉजी क्रिएट किया है। और इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक था, बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी के ऊपर जोर देके, मतलब इकोनॉमी ही क्लास डिवाइड करता है और क्लास डिवीजन के कारण बहुत कुछ होता है। धीरे धीरे वो क्लास को ख़त्म करना चाहा, स्टेट को ख़त्म करना चाहा और कम्युनिज्म को स्टैब्लिश करने की बात किया। एक मार्क्सिज्म का आइडियोलॉजी है, इसको मार्क्सिज्म चैनल पर जाकर देख सकते हैं वीडियो, है ना। तो ये तीनों हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, है ना, और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इकोनॉमिक कंडीशंस, सेफ हिस्ट्री, मतलब जो हिस्ट्री क्या है, हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशन है, और क्लास स्ट्रगल ही हिस्ट्री है। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, ये समझ लेना मार्क्सिज्म के थ्योरी से, मतलब वीडियो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द मेन सपोर्टर्स ऑफ द रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। तो रियलिस्ट स्कूल मॉर्गेनथाउ, महात्मा गांधी, सेंट साइमन एंड वुड्रो विल्सन। तो ये जो आयर के क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशन में जो रियलिस्ट थिंकिंग है, रियलिज्म का थिंकिंग क्या था? स्ट्रगल फॉर पावर, है ना, तो पावर के ऊपर जोर देते थे। ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मॉर्गेनथाउ। तो देखिए जो महात्मा गांधी था ना, महात्मा गांधी आइडियलिस्टिक थिंकर थे और पेसिफिस्ट, आप कह सकते हैं पेसिफिस्ट, और कुछ कुछ लोग उसको रियलिस्ट भी मानते हैं, पर वो मतलब रियलिस्ट नहीं थे, मतलब एकदम से, जैसे कि हैंस जे मॉर्गेनथाउ, है ना, E.H. कार। सेंट साइमन भी मतलब कि रियलिस्ट थिंकर नहीं थे, सेंट साइमन एक सोशलिस्ट थिंकर थे, और वुड्रो विल्सन तो आइडियलिस्ट थिंकर है ना, आइडियलिस्ट थिंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द रियलिस्ट सीज पॉलिटिक्स। तो रियलिस्ट पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? रियलिस्ट कहते हैं पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर पावर, और पॉलिटिक्स इज ए स्ट्रगल फॉर पावर, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और रियलिस्ट थिंकर के नाम कुछ याद रखना, मॉर्गेनथाउ एंड E.H. कार। और आइडियलिस्ट थिंकर कौन थे? वुड्रो विल्सन, उसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आइडियलिज्म बिलीव्स। तो देख, जैसे रियलिज्म किसके ऊपर बिलीव करता था? पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करता ना, स्ट्रगल फॉर पावर, सब कुछ पावर को गेन करने के लिए हो रहा है। आइडियलिज्म पावर को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता था, पीस की बात करता था ना, पीसफुल लिविंग की बात करता था, कोऑपरेशन की बात करता था, है ना। तो इसलिए आइडियलिज्म तो पावर की बात नहीं करेगा, है ना, पावर नहीं होगा, वार नहीं होगा, वायलेंस, इन सभी चीज़ों की बात नहीं करता है ये तो रियलिज्म बात करता है ना। आइडियलिज्म और लिबरलिज्म, जो आइडियलिज्म और लिबरलिज्म कह सकते हैं। आइडियलिज्म जो है वो किसकी बात करता है? आइडियाज की बात करता है ना, पावर ऑफ आइडियाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यूज, नॉर्म्स, इन सब की बात करता है। कोऑपरेशन, हु बिलीव्स दैट ए कंट्रीज नेशनल इंटरेस्ट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू इट्स कैपेबिलिटीज, है ना। तो कोई भी स्टेट कंट्री की जो नेशनल इंटरेस्ट है वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए कैपेबिलिटीज के ऊपर, उसकी कैपेबिलिटीज के ऊपर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है किसकी है? ये मॉर्गेनथाउ की है ना, हैंस मॉर्गेनथाउ ऐसा कहते हैं, क्योंकि हैंस मॉर्गेनथाउ एक क्लासिकल लिबरल रियलिस्ट थिंकर थे। वो आर्ग्यू करते थे कि कंट्रीज की जो नेशनल इंटरेस्ट है, क्या है नेशनल इंटरेस्ट? पावर, है ना, पावर ही नेशनल इंटरेस्ट है, शुड बी प्रोपोर्शनेट टू इट्स कैपेबिलिटीज। He believed that power is the central force in international relations. Power ही central force है, and that states should base their foreign policy on a realist assessment of their strength to avoid overextension and unnecessary conflicts. Next question को देखते हैं। Next question, factor which contributes to the promotion of national interest is। तो नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट कैसे किया जाता है? डिप्लोमेसी से किया जाता है, हाँ डिप्लोमेसी से प्रमोट होता है नेशनल इंटरेस्ट, है ना।
हम डिप्लोमेसी यूज करते हैं, प्रोपागेंडा भी यूज करते हैं, प्रोपागेंडा, तो प्रोपागेंडा करके भी हम नेशनल इंटरेस्ट को डेवलप करते हैं। रिलीजन भी नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने में हेल्प करता है। तो तीनों के तीनों हो गए, मतलब ऑल ऑफ द एबव, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज नॉट नोन एज, मतलब जो मोटिवेशन का जो ट्रेडिशनल थ्योरी था, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, वो क्या नहीं था, उसको हम क्या नहीं बोल सकते, उसको नहीं बोलते। तो ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो था उसका दूसरा नाम क्या नहीं था, तो इकोनॉमिक थ्योरी था, मोनिस्टिक थ्योरी था, कैरोट एंड स्ट्राइक थ्योरी था, सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी है। तो सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी नहीं कहते हैं हम ट्रेडिशनल मोटिवेशन थ्योरी को। ट्रेडिशनल मोटिवेशन थ्योरी ऐसा मानता था कि जो ह्यूमन बींग्स है वो मोटिवेट होता है, इकोनॉमी से होता है, मोनिस्टिक थ्योरी से, मोनिस्टिक थ्योरी बोलते हैं, है ना, और कैरोट एंड स्टिक थ्योरी भी बोलते हैं। इसको याद रखना, कैरोट एंड स्टिक मतलब कि रिवार्ड्स, है ना, और पनिशमेंट, है ना। रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट से भी जो इंडिविजुअल्स है और ह्यूमन बींग्स है वो मोटिवेट होते हैं, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है ना। इकोनॉमिक मैन थ्योरी क्योंकि फोकस ऑन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, मोनिस्टिक थ्योरी क्योंकि एज्यूम्स ओनली फाइनेंशियल मोटिवेशन, सिर्फ फाइनेंशियल अगर मनी दिया जाए तो सब काम हो जाएगा, है ना। और कैरोट एंड स्टिक मतलब कि कैरोट मतलब रिवार्ड्स एंड स्टिक मतलब पनिशमेंट, तो वो सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी नहीं कहा गया था, मतलब नहीं कह सकते ट्रेडिशनल मोटिवेशन थ्योरी को। द वोट ऑन अकाउंट इज passed after the voting of demands before the general discussion, after the general discussion, and either after the voting of demands or after the general discussion। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिफोर जनरल डिस्कशन, क्योंकि देखो जो वोट ऑन डिमांड क्या है, वोट ऑन डिमांड ये है एक, मतलब कि एक परमिशन, फॉर्मल परमिशन कह सकते हैं, किस लिए, एक्सपेंडिचर, मतलब जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसके जो फंड है उसको यूज करने के लिए एक परमिशन, वो वोट ऑन डिमांड होता है। इसको थोड़ा समझते हैं, वोट ऑन डिमांड क्या है। जब इलेक्शन ईयर आता है ना, तो देखिए थोड़ा बहुत कुछ समझना होगा। बजट को पहले समझते हैं। बजट क्या है, हर साल क्या होता है, जो गवर्नमेंट होता है वो बजट पेश करता है ना, एक पूरे साल के लिए बजट पेश करता है ना, और उस बजट के ऊपर डिस्कशन होता है। डिस्कशन होने के बाद सरकार को मनी दिया जाता है, फंड दिया जाता है उस बजट को मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना। बजट क्या है, क्या क्या खर्चा होगा, क्या क्या एक्सपेंसेस होगा, है ना, क्या क्या एक्सपेंडिचर होगा, और क्या क्या हम मतलब कि क्या क्या एक्सपेंडिचर होगा और क्या क्या हम ज्ञान करेंगे और हमें मिलेगा, इसकी एक मतलब कि डॉक्यूमेंट। तो ये डिस्कस होगा पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट डिस्कस होने के बाद सब लोग वोट दे के एक लॉ बनाएगा, और उसके बाद सरकार को पैसा दिया जाएगा उस बजट के ऊपर काम करने के लिए, है ना। ये बजटिंग हो गया। जब बजट नहीं आएगा, मतलब बजट के लिए तो डिस्कसिंग होना होगा, फिर पैसा दिया जाएगा, और पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा आता है सरकार के फंड से। सरकार के 3 फंड है ना, एक कंसोलिडेटेड फंड है, एक पब्लिक फंड है, और कंटिजेंसी फंड है। तो सरकार को पैसा दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड से, है ना, बजट के ऊपर काम करने के लिए। तो ये जो कंसोलिडेटेड फंड है ना, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें पार्लियामेंट अनुमति नहीं देगा, है ना। पार्लियामेंट्री परमिशन हमें चाहिए कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए। तो देखिए जब इलेक्शन ईयर आता है ना, इलेक्शन ईयर आता है तो एक फुल बजट तो हम पेश नहीं कर सकते, क्योंकि जो सरकार है वो गिर भी सकता है इलेक्शन में। उस टाइम पर कुछ 2-3 महीने के लिए, है ना, जब इलेक्शन के टाइम 2-3 महीने के लिए हमें, जब तक नया सरकार ना आ जाए उस टाइम के लिए हमें कुछ फंड की ज़रूरत होता है। तब हम क्या करते हैं, हम वोट ऑन डिमांड रखते हैं। तो वोट ऑन अकाउंट रखते हैं। वोट ऑन अकाउंट में क्या होता है
कि हम कंसोलिडेटेड फंड से जो इम्पोर्टेंट जो एक्सपेंडिचर है, जैसे कि सैलरीज हो गया है ना, तो जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी भी चल रहा है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, उन प्रोजेक्ट को देने के लिए, जो सैलरीज है उनको देने के लिए, पेंशन्स को देने के लिए, तो इसके लिए वोट ऑन डिमांड से हम कंसोलिडेटेड फंड से पैसा देते हैं सरकार को, है ना। तो इसलिए इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है, तो इसलिए बिफोर द जनरल डिस्कशन होगा इसका आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द परफॉर्मेंस बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जो परफॉर्मेंस बजट है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में? वो 1968 में। 1968 में परफॉर्मेंस बजट को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो कैसे? ARC फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के हिसाब उसके रिकमेंडेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कमिटी टू रिकमेंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ombudsman टाइप इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गोरवाला कमिटी। गोरवाला कमिटी में रिकमेंड किया गया था फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए एन ओम्बड्समैन टाइप इंस्टीट्यूशन को। तो बाद में सांथनम कमेटी इसी की बात किया, सांथनम कमेटी, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बात किया, बट सबसे पहले इसने बात किया था ना, ये कमेटी, इसको याद रखना, 1951 में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नहीं है, फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोफेशनल एथिक्स। तो प्रोफेशनल एथिक्स नहीं हो सकता है एक फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स की बात नहीं होता है। पॉलिटिकल डायरेक्शन होता है, पर्सनल मैनेजमेंट होता है, ऑर्डिनेंस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीड्स इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो रीड्स की बात हो रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, फंडामेंटल राइट्स, याद है? तो प्रोहाइबिशन की बात हो है, मैंडेमस है, क्यो वारंटो है, बट इंजंक्शन तो नहीं है। इंजंक्शन की तो बात रीड्स में नहीं है, नहीं होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज इज अंडर द। तो पब्लिक एंटरप्राइज जो है डिपार्टमेंट वो किसके अंडर आते हैं, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है ना। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लानिंग कमीशन इज डिस्क्राइब्ड एज द इकोनॉमिक कैबिनेट। तो प्लानिंग कमीशन को इकोनॉमिक कैबिनेट कहा है, किसने कहा है ऐसा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अशोक चंदा। तो अशोक चंदा ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्रेटरीट ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज आ। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरीट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? वो लाइन एजेंसी है, स्टाफ एजेंसी है, ऑक्सिलरी एजेंसी है और स्टाफ एंड लाइन एजेंसी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टाफ एजेंसी, है ना। सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द ओरिजिन ऑफ यूपीएससी कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम। मतलब कि यूपीएससी का ओरिजिन, ये जो कंसेप्ट है कब हुआ? ये 1919 एक्ट के माध्यम से हुआ है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 मेड प्रोविजंस फॉर सेटिंग अप ए पब्लिक सर्विस कमीशन। द फर्स्ट सेंट्रल लेवल कमीशन वाज सेट अप इन 1926 एंड इट इवॉल्व्ड इनटू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1999। तो आज के वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोस।